इंडियन अचीवर्स की ओर से हमारे सभी दर्शकों को प्रणाम। हम एक बार पुनः हाजिर हैं अपने 37वें एपिसोड में। आज का हमारा विषय रहेगा कि भारत के विकास पर जुमले भारी। हमारे आज के मेहमान दोनों यूएस में रहते हैं। गौरव गौड़ जो एक एंटरप्रेन्योर है, उनका एक सॉफ्टवेयर कंपनी है यहाँ अमेरिका में। और हमारे साथ हैं प्रत्यूष मोरे जी, वो पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। जैसा दोस्तों आपको विषय से क्लियर है कि हम बात करेंगे कि भारत विकास के रास्ते पे है, पहला सवाल। दूसरा, अगर वो है तो फिर कैसे हम दुनिया में नंबर एक हो पाएंगे, जबकि मीडिया में, खबरों में, देश में जिस तरह का हाहाकार हम देखते हैं, अनुशासनहीनता दिखाई पड़ती है। अमेरिका के कंपैरिजन में या एडवांस्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में या डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में हम कहाँ खड़े हैं, कौन कौन सी कमियां हैं जिन्हें हमें ठीक करना पड़ेगा। मैं एक बार पुनः ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारा विषय या हमारी बातचीत चर्चा भारत की बुराई करना बिल्कुल नहीं है। हमारा विषय है कि हम उन बातों को, उन विषयों को रेखांकित कर सकें जिसमें देश को अभी भी चिंता करनी पड़ेगी, जिसके बारे में देश को सोचना पड़ेगा। तरह तरह के जुमले हमें सुनाई पड़ते हैं कि देश 47 तक ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। मान लिया पिछले 10 साल में बड़ा काम हुआ है देश में, पर अभी बहुत दूर जाना है। तरह तरह के पॉलिटिकल वायदे हमें देखने को मिलते हैं। अभी भी देश में चुनाव हो रहा है 5 राज्यों में, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज तरह तरह के जुमले फेंक रही हैं। इन सब बातों को देखते हुए हमारा आज का विषय है ये। अ, आशा है आपको अच्छा लगेगा। आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो पहला सवाल मेरा अ, गौरव जी आपसे है। ये सारी दुनिया जो है वो अमेरिका को नंबर एक देश मानती है। अब है या नहीं है ये तो आप बताएंगे, आप वहां रहते हैं, पर मानती है। और दुनिया के लगभग सभी देश अ, अमेरिका जैसा बनना चाहते हैं। ऐसा क्या है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं आपको लगता है कि वो नंबर एक है? भारत तो अभी उसके आसपास है नहीं। तो हम ये चाहेंगे कि आप इस बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं कि हम वैसा नहीं बन सके और अमेरिका वैसा है। देखिए, पहली बात तो अमेरिका को काफ़ी साल लगे यहाँ तक पहुँचने में और हमारा अभी भारत का तो अ आज़ादी के बाद उतना समय नहीं हुआ है। बट जितना भी समय हुआ है, उसमें भी अगर आप भारत का विकास देखें, तो कुछ एक पहलू हैं विकास के जो बेहतर हो सकते हैं, जो जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है और अमेरिका की जो अच्छी बातें हैं, जो जिसने अमेरिका को नंबर 1 बनने में मदद की है, वो कुछ बातें हैं जो अभी भारत में नहीं लागू हुई है। तो सबसे बड़ा जो जिसको मैं कहूँगा जो सबसे बड़ा कारण है अमेरिका का, तो और ये आपको सुनने में भी मिलेगा, आपको देखने में भी मिलेगा, वो है कि जिसको हम यहाँ पे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ एक ऐसी चीज़ है जिसको मतलब यहाँ पे काफ़ी कॉमन सी बात सुनने में आती है कि अ, हम जो हैं अमेरिका में अमेरिका इज़ रूल्ड बाय लॉ, इट इज़ नॉट रूल्ड बाय मेन। तो कोई एक आदमी या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक जिसके पास पावर है, वो यहाँ पे राज नहीं कर रही है, जो राज कर रहा है वो है लॉ, जिसको हम कहेंगे। वो रूल ऑफ लॉ जब तक इंडिया में नहीं आएगा, तब तक बाकी सारे पहलू विकास के मुश्किल होते जाएँगे। वो एक ऐसा स्टेप है जिसको आप मान लीजिए कि
अगर आपको सड़क पे चलना है और सड़क ही टूटी-फूटी है, तो वो जो आपका सफ़र है, वो दिक्कत वाला और पेनफुल और धीरे होता जाएगा, राइट? तो वो रूल ऑफ लॉ को आप सड़क मानिए। अगर वो अच्छी सड़क नहीं बनेगी, अगर वो रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा, अब उसको आप कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट भी कह सकते हैं, उसको आप ब्यूरोक्रेसी भी कह सकते हैं, उसको आप कंपनी शुरू या कोई भी नया काम शुरू करने की दिक्कतें भी कह सकते हैं, उसको आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया में लोग अपना मकान किराए पे देने से भी डरते हैं, वो आपको हर पहलू में नज़र आएगा इंडिया में। और उसका अगर आप घोल मिल के अगर आप उसका तत्व निकालेंगे, वो तत्व ये है कि जो लॉ है, जो आपका कानून है, उसपे विश्वास नहीं है एज़ एन इंस्टीट्यूशन इंडिया में, उसपे उसका एनफोर्समेंट पे विश्वास नहीं है अभी इंडिया में। कि अगर मैं किसी को अगर मैं कंपनी स्टार्ट करता हूँ, तो मैं सीधे रास्ते पे चल के वो कुछ काम कर सकूँगा। या अगर मैं किसी को अपना घर किराए पे देता हूँ, तो मैं सीधे रास्ते पे चल के कुछ काम कर सकूँगा या अगर मेरी ज़मीन है, मैं उसको बेचना चाहता हूँ, तो मैं सीधे रास्ते पे चल के कुछ कर सकूँगा। ये नियरली इम्पॉसिबल सी बात है इस पॉइंट पे इंडिया में। तो वो आपका एक सिंगल फैक्टर आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इतना बड़ा धक्का पहुँचाता है। तो वो तो हो गया नंबर 1। नंबर 2 हमारा इंडिया में और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस क्वेश्चन पे बट नंबर 2 हमारा जो अभी भी मानसिकता है, वो है शॉर्ट टर्म थिंकिंग की। हम शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म पेन नहीं उठा पाएँगे, राइट? अभी नहीं हो रहा है वो। तो अभी जो सरकारी वादे हैं, जैसा आपने कहा मतलब जो जुमले सुनाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ वो ये हैं भई फ्री बिजली ले लो, फ्री पानी ले लो, वो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं। वो फ्री तो ख़ैर कुछ होता नहीं है दुनिया में, तो अगर आप शॉर्ट टर्म गेन्स अपनी पॉपुलेशन को आदत डाल रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म सैक्रिफाइस करने का जो उनका नज़रिया है, वो नज़रिया खत्म हो जाता है। चलिए, हाँ जी। तो मोरे साहब, गौरव जी ने बताया कि सारी बातें आके तो पैसे पे रुकती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? क्यों मुश्किल है वहाँ कि घर बेचना है तो भी मुश्किल है? हर तरह की आर्थिक गतिविधि जो है, उसमें हिंड्रेंसेस हैं। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हम इतने मैच्योर नहीं हुए अभी कि हमारी संस्थाएँ बिना पॉलिटिकल डायरेक्शन के काम कर सकें। तो आर्थिक रूप से या फिर हम ये कहें कि पॉलिटिकल इंटरफियरेंस जो है, उसको हमने एक नॉर्म मान लिया है और बाकी सब कुछ उसी के चारों तरफ घूमता है। तो आपका क्या मानना है? आप भारत में आपने इंजीनियरिंग किया, पढ़े, आपके पेरेंट्स वहाँ हैं, आपने उस दुनिया को देखा है अच्छे से। क्या अंतर पाते हैं आप वहाँ में और यहाँ में? सो विजय जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि आर्थिक रूप से क्या अंतर है, तो हम पहले थोड़ा-सा, मैं इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं उस विषय में थोड़ा-सा ज़्यादा बात करूँगा। जी, तो आर्थिक स्थिति अगर देखें फिलहाल, हम बोलते हैं कि हाँ, हमारा देश जो है भारत, वो 5वें स्थान पे है अभी जीडीपी पे। लेकिन एक बार आप ये नंबर्स पे ज़रा ध्यान रखें कि क्या जीडीपी यूएस की हो रही है और क्या इंडिया की है अभी फिलहाल। यूएस की जीडीपी है लगभग 25-26 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है? वहीं इंडिया की 5वें नंबर पे जो जीडीपी उतरती है वो है करीब 3.7 3.8 ट्रिलियन डॉलर। ये फ़र्क लगभग 7 गुना का है। और अगर आप पॉपुलेशन देखें ये 2 देशों की, तो लगभग 10 गुना का फ़र्क आ जाएगा। इतना पैसा अगर इंडिया में और है, बट आप अगर देखें पॉपुलेशन वाइज़ जो वर्किंग क्लास है, जो केवल कंट्रीब्यूट करती है 51%, जो वर्क फोर्स कहते हैं हम जिस चीज़ को, वो वर्क फोर्स है ओनली 51%। जो 15 से 64 उम्र के लोग हैं, उन इस पॉपुलेशन में केवल 51% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी, और यही चीज़ अमेरिका में 62% है। और आश्चर्य होगा आपको ये जान के कि यही चीज़ चाइना में 76% पे है। यही एक वजह है कि चाइना जैसी कंट्री इतनी तेज़ी से विकास उन्होंने किया है, जबकि उनका जो विकास क्रम है हमसे बस 10 साल पुराना है। जब उनका इंडस्ट्रियलाइज़ेशन आया था, तो वो केवल 10 साल पहले आया था। उनको ये एडवांटेज मिला। अब इंडिया को इस पे, अगर वो चलो हमने 10 साल बाद में भी स्टार्ट करा चाइना से, तो हमें एडवांटेज क्या है?
एडवांटेज सबसे बड़ा हमको ये है कि हम वो गलतियाँ ना करें, जो चाइना ने की, या वो गलतियाँ ना करें, जी। कि जो यूएस ने अपने क्रमिक विकास में की। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा जो एक फैक्टर है, जो हमारे यहाँ पे एक जो थॉट प्रोसेस होता है, एक जो मानसिकता है, वो सस्टेनेबल मतलब सस्टेन करने वाली है, कि जो बना हुआ है, उसी को चलाएँ। ऐसा नहीं कि उसको जी। इम्प्रूव करें, अगर कुछ खराब चीज़ें हैं, तो हमें उन्हें निकाल देना चाहिए। जैसे कुछ नियम हैं, जो कायदे हैं, या फिर हमें जो हमारी जो प्लानिंग कमीशन है, उसको एक बार जो यहाँ पे जो पॉलिसी चल रही है डेवलपमेंट की, उसको एक बार रिव्यू करना चाहिए, उसको चलिए, रिवाइज़ करना चाहिए ढंग से। तो मौर्य जी इस विषय में पॉलिसी के बारे में बात करते हैं अभी। गौरव जी ये बताइए, अभी मौर्य साहब ने कहा, देखिए 92 करोड़, अगर मेरा डाटा सही है तो लगभग 92 करोड़ वर्किंग पॉपुलेशन है भारत में, जो सक्षम है काम करने के, बाकी बूढ़े हैं या बच्चे हैं। इतने सारी वर्किंग पॉपुलेशन के होते हुए अभी हम लगभग 4 ट्रिलियन पे पहुंचे हैं। उसके कंपैरिजन में अमेरिका में आप पॉपुलेशन देखिए, लोग हैं नहीं, बाहर से लोग लाने पड़ते हैं। बाहर से जो लाने पड़ते हैं, लाए गए हैं, मैं उनको देखता हूं यहाँ, वो सारे तो इंजीनियर या डॉक्टर्स हैं नहीं। वो तो ऐसे भी लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं गए या बेयरली स्कूल गए हैं। उनको किस तरह से एक ट्रेन्ड फोर्स में इन्होंने कन्वर्ट किया है और किस तरह से वो लोग प्रोडक्टिव हैं नेशन बिल्डिंग में, उस बारे में थोड़ा बताइए हमें। तो जैसे प्रत्युष जी ने कहा, हम नंबर्स की बात करें 1 सेकंड के लिए, तो आपने भी कहा 92 करोड़ लोग हैं अपने भारत में जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हैं, जो कुछ आउटपुट कर सकते हैं इकोनॉमिकली। पर आप उन 92 करोड़ का आप ये देखिए, 60% जो है, 60% वो एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हैं, काम कर रहे हैं, जिसका जीडीपी पे इम्पैक्ट सिर्फ 18% का है। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है एग्रीकल्चर। अब हमारी 60% जनता सिर्फ 18% आउटपुट दे रही है, तो कहीं न कहीं तो इनएफिशिएंसी है। वो इनएफिशिएंसी आती है जो अमेरिका में जो एफिशिएंसी आती है, वो है ऑटोमेशन से। बहुत सारी चीज़ें, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इवन गौरव जी इसी बात को थोड़ा सा एलोबरेट करिए। हाँ जी। किसान की बात पे आ जाएं। किसान का एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है भारत में। हाँ जी, किसान उसको का तो मुद्दा उसको है कि पॉलिटिकली जिस तरह से उसको यूज किया गया है पिछले 75 साल में, उसको मतलब वो ये कहते हैं कि भाई पुराली हम तो जलाएंगे, आप क्या करोगे? आप करोगे तो हम देखिए आके सिंघू बॉर्डर पे बैठ जाएंगे, बंद कर देंगे देश को। तो ये क्या है? क्या ये देखिए अमेरिका में भी इस तरह हो रहा है? ये अमेरिका में तो वही रूल ऑफ लॉ है ना, अमेरिका में ऐसा करना बहुत मुश्किल है। अमेरिका में ऐसा करना देश को रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देश से बड़ा, लॉ से बड़ा कुछ नहीं है यहाँ पे। पर किसान की बात करते हैं, किसान की बात करने पे आए तो चाहे इसको आप हमारा कल्चरल बैकग्राउंड कहिए, जो भी कहिए, हम किसान को थोड़ा भगवान की तरह देखते हैं। जो कि आज से 100, 200, 300 साल पहले जायज़-सी बात है कि जो आदमी खाना उगा रहा है वो मतलब काफ़ी बड़ा काम कर रहा है लोगों के लिए, या औरत या बच्चे, उस मामले में। पर अब आप एक देखिए कि आज के मॉडर्न ज़माने में किसान या खेती भी ऐसी ही एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसा कि एक डॉक्टर होना, जैसा कि एक इंजीनियर होना। जी। उसको जय-जयकार करना किसान की कि अरे! किसान तो मतलब उसको हम छू ही नहीं सकते, या हम मॉडर्नाइज़ेशन नहीं कर सकते अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में, या किसान को हम किसी भी तरह से रोक नहीं सकते वो जलाने से। मतलब वो तो फिर देश ही भयभीत हो गया। हम भयभीत हो गए, एज़ अ कंट्री हम डर गए, एक ग्रुप ऑफ पीपल से। तो फिर रूल ऑफ लॉ क्या हुआ? फिर तो रूल ऑफ लॉ कुछ हुआ नहीं, फिर तो आप एक अखाड़े में हैं, जिसके पास ज़्यादा ताकत है, वो जीतेगा। अगर किसानों के पास ज़्यादा ताकत है, तो वो जीतेगा। उसमें ना तो कोई आपका
कोई रूल्स हैं इस गेम के, ना ही कोई एनफोर्समेंट है किसी भी चीज़ की। तो किसानों की बात पे आएँ तो मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात करूँगा, वो ये है कि हमें अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। किसान भी उसी तरह एक इकोनॉमिक प्रोड्यूसर है जैसे बाकी के प्रोफ़ेशन्स हैं। उसमें वो भी मतलब आउटपुट दे रहे हैं, उनको उस आउटपुट का पैसा मिल रहा है, उससे उस आउटपुट को देश कंज़्यूम कर रहा है और वो जो उस आउटपुट का पैसा ले रहे हैं, उससे वो अपना घर चला रहे हैं। इसमें कोई भगवान जैसी बात की कोई बात नहीं है। अ, अब अगर आप उनको भगवान ट्रीट करते रहेंगे, तो वो जो चेंज है, जो एग्रीकल्चर फील्ड में हमें चाहिए, जिससे कि हमारा 18% जीडीपी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें वो 18% ही लोग लगें या उससे कम लगे, ताकि वेल्थ प्रोड्यूस हो सके, वो चेंज कभी नहीं आएगा। क्योंकि वो तो अगेंस्ट है ऑटोमेशन के भी, वो तो अगेंस्ट है मॉडर्नाइज़ेशन के भी, वो तो अगेंस्ट है पूरी दुनिया में कम्पीट करने के भी। तो वो जब चेंज के अगेंस्ट हैं, तो चेंज होगा कैसे इतने बड़े तो सेक्टर में? देखिए गौरव जी, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, ऑटोमेशन की बात हो रही है। हुँ, हुँ। अगेंस्ट है ऐसा तो मैं नहीं मानता। देखिए मॉडर्नाइज़ेशन हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, कंबाइन्स और हार्वेस्टर और वो सब इंट्रोड्यूस हुए हैं, ट्रैक्टर्स भी आए हुँ, हैं, ट्यूबवेल्स भी आए हैं। और मैं जब आपकी उम्र में था तब जो स्थिति थी खेती की वो बड़ी खराब थी, अब बदली है। पर मेरा आपसे एक और सवाल है, इतना बड़ा शोर-शराबा हो रहा है अब देश में पराली जलाने पे कि ये जलता है, और जब तक वो धुआँ दिल्ली नहीं पहुँचा तब तक तो पिछले 50 साल में किसी ने उसके बारे में सोचा भी नहीं। पर अब मेरी एक किसान से बात हुई और उन्होंने मुझे ये बताया, ये प्रॉब्लम ऑटोमेशन का ही साइड इफेक्ट है। जब आदमी हाथ से काटता था, तो उसको यूज़ कर लेता था उस स्टेम को। अब जो हार्वेस्टर है या जो कंबाइन है, उसके अंदर ऐसा सिस्टम ही नहीं है। वो उसको तोड़-मोड़ के छोड़ देता है, उसका वो कुछ यूज़ नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको वो जलाना पड़ता है। और उसके 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 पास 1 महीने का समय नहीं है, बायोडिग्रेड हो जाएगा वो 1 महीने में, अगर उसको पानी डाल दिया जाए और उसको खेत में सिंचाई कर दो। पर वो 1 महीने है नहीं उसके पास, उसको दूसरा कुछ भी बोना है उसके अंदर। हाईली कॉम्पिटिटिव हो गया है खेती का प्रोफेशन भी। ज़मीनें बहुत छोटी हैं, 2-2 3-3 एकड़ पे उसको किसान मान लिया गया है और हर तरह की सब्सिडी दी जा रही है। उसके कंपैरिज़न में मैं जब अमेरिका में देखता हूँ, तो वहाँ पे वो 10 एकड़ से नीचे के या 12 एकड़ से नीचे के आदमी को किसान ही नहीं मानते। वो उसको, तो इस बारे में थोड़ा-सा हमें बताइए कि क्या स्थिति है? हाँ, देखिए इंडिया में एवरेज जो आपका खेत का साइज़ है, वो 1.5 एकड़ का है। जी। हाँ, अमेरिका में आपने 10 एकड़ की बात करी, मुझे नहीं लगता 10 एकड़ भी कोई यहाँ पे मतलब पब्लिक ओपिनियन अगर आप देखें तो उसको किसान मानेंगे। यहाँ पे तो हज़ारों एकड़ के फार्म्स हैं, क्योंकि लैंड कंसोलिडेशन हो चुका है। जहाँ तक रही बात कि जो जलाने का कारण ही ऑटोमेशन है, वो गलत है, क्योंकि ऑटोमेशन तो दुनिया के सभी डेवलप्ड देशों में एग्रीकल्चर सेक्टर सेक्टर में हुआ है। अब जलाने का कार्यक्रम तो आप नहीं देखते हैं अमेरिका में, ना ही आप यूरोप में देखते हैं, ना ही आप चाइना में देखते हैं, ना ही जापान में देखते हैं, ना ही साउथ कोरिया में देखते हैं। जलाने का कार्यक्रम जो है, वो हमारा सदियों से चला आ रहा है, क्योंकि वो उसको लैंड मैनेजमेंट कहते थे और वो पुराने समय में शायद सबसे बढ़िया तरीका था लैंड मैनेजमेंट करने का, खेतों को क्लियर करने का। अब जैसा आपने कहा कि हाइली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया है, तो उसको क्लियर करना, उसके पास 1 महीने का समय नहीं है। वो शायद ज़्यादा बड़ा एक फैक्टर है इसको जलाने के लिए। पर अगर आप जैसे यहाँ पे देखेंगे तो मतलब मैं कितने खेत ऐसे ड्राइव करते हुए दिखते हैं कहीं ऑफ़िस जाते हुए, तो वो लोग जलाते नहीं हैं। वो लोग जो मशीन्स हैं, वो उनमें एक उसको एक बड़ा-सा बेल बना देते हैं और वो जो बेल्स हैं, उनका एक अलग से एरिया है टू बायोडिग्रेड। उसको कंपोस्टिंग कहते हैं यहाँ पे। मतलब इंडस्ट्रियल स्केल पे कंपोस्टिंग हो रही है। तो जी, जी। वो ऐसा नहीं है कि उसको उस स सॉल्यूशन का उस ढूँढने का कोई तरीका नहीं है। मैं वापस से प्रत्युष जी की बात पे जाऊँगा। इन्होंने कहा कि इंडिया में जैसा चल रहा है, वैसा चलाने का एक मानसिकता है। मैं उसको थोड़ा-सा ये भी बोलूँगा कि इंडिया में स्केर्सिटी मानसिकता है। इंडिया में लोग सॉल्यूशन नहीं ढूँढते चीज़ों का, इंडिया में लोग सोचते हैं जो चल रहा है उसी से काम चला लो। आज एक मेरे पास एक शर्ट है तो उसी से काम चला लो। वो थोड़ा-सा हमारी आज़ादी के बाद वो रोटी कपड़ा मकान वाले जो स्लोगन थे, तो थोड़ा सोशलिज़्म था, उसने हमारी मानसिकता ऐसी बना दी है।
नहीं तो सॉल्यूशन अगर ढूंढने पे आए तो इंडिया में बहुत केपेबल माइंड्स हैं जो इसको जलाने को छोड़ के और सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। बाकी देशों ने भी किया ही है। और वो ऑटोमेशन का साइड इफेक्ट है ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। वो ये है कि वो आधी ऑटोमेशन करके छोड़ दिया गया है। वो जो बस कंबाइन लेके उसका क्या करना है उसको किसी ने सोचने का कोशिश भी नहीं करी, उसको छोड़ दिया कि चलो जला देते हैं, फ्री का काम है, पैसे खर्च होंगे नहीं। तो बाकी देखेंगे दिल्ली वाले। मौर्य साहब, अब एक बड़ी बात जो हो रही है देश में, उसकी और मैं चाहूंगा आपका ध्यान, उसके बारे में बताइए कुछ हमें। अब जगह जगह नेता खड़े होते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा, मैं तुम्हें इतना पानी फ्री दे दूंगा, मैं तुम्हें साइकिल फ्री दे दूंगा, मैं तुम्हें कंप्यूटर लैपटॉप फ्री दे दूंगा। वो अपने आप को वोट पाने के लिए एक तरह की ब्राइब वो दे रहे हैं। पहला सवाल, क्या डेमोक्रेसी में ये सही है कि आप वोटर को ब्राइब कर रहे हैं इनडायरेक्टली? और किसके पैसे से? देश के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से। अभी मैं छत्तीसगढ़ का इलेक्शन का अब हो चुका तो हम बोल सकते हैं उस पर। मैं देख रहा था, अगर हम सारे नेताओं की बातचीत को सुने तो मैंने सोचा एक हॉबी से कि चलो इसका टोटल कर लेते हैं। 1 लाख करोड़ की उनकी इकोनॉमी है। उस 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी में से उनके जो वायदे हैं, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री ये, फ्री वो, उसका ये, उसका वो, अगर उनके वायदों को जोड़ लें तो लगभग 40 से 50 हजार करोड़ रुपया हर साल उसमें लग जाएगा। उसके ऊपर से वो कहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू। दुनिया भर के एडवांस कंट्रीज में पेंशन स्कीम खत्म हो रही है, वो ये कह रहे हैं पेंशन स्कीम लागू करेंगे पुराने वाली। हाँ, अब उस पे और 10,000 करोड़ लगा लो, तो बाकी बचा आपके पास 40 से 50 हजार करोड़ रुपया। इतने पैसे में आप देश को क्या तो डेवलप करोगे उस प्रांत को, और कैसे करोगे? और वो जो आपने फ्री वायदे किए हैं लैपटॉप देने के या बिजली देने के, उनमें क्या करप्शन होगी? आपके सामने दिल्ली का एग्जाम्पल है। वही मंत्री जो साहब दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को बड़ा बड़ा वो बनाना चाहते थे और दम भरते हैं मैंने बना दिया, जो डेनमार्क या स्वीडन पता नहीं मैं भूल गया, वहां पे जाके वो एजुकेशन सिस्टम की स्टडी करने गए थे। वो कहीं वो पुरानी की स्टडी करने नहीं गए कि भाई कैसे मैं करूं इसको और कैसे ठीक हो ये दिल्ली का माहौल। तो इस सारी स्थिति में ये जो अनुशासनहीनता पॉलिटिकल लोगों के बीच आपको नजर आती है, इसका क्या सॉल्यूशन समझते हैं यंग लोग? क्योंकि अल्टीमेटली तो ये देश आपका है, आप वोटर हैं उनके, आपको बिल्कुल। भविष्य में इसको संभालना है, तो आप क्या सोचते हैं? देखिए विजय जी, आपने जैसे पहले कहा कि जो वोटर्स को ब्राइब करने वाली बात, कि लैपटॉप दिला दिया, कहीं-कहीं किसी स्लोगन के नाम पे कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के नाम पे आपने कैश मतलब सीधे नकद उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और जो आपने पहली बात जो गौर जी ने कही थी कि जो शॉर्ट टर्म गेन है, उसके लिए जो अ, आपको लॉन्ग टर्म पेन उठाना पड़ेगा, वो तो है कि आप कंज़्यूम कर रहे हैं सब ये जो रिसोर्सेज़ हैं, जो पैसा है, यू आर जस्ट कंज़्यूमिंग। अभी-अभी आप कंज़्यूम करेंगे, बाद के लिए क्या? जैसे कि आपने कुछ आंकड़े बताए। तो बेहतर ये है कि हम क्यों ना ये सब जो रिसोर्सेज़ हैं, उनको यूथ को ट्रेन करने में इस्तेमाल करें, रादर कि उनको पैसा हाथ में दे दें। लैपटॉप दे दिया, लैपटॉप चलाना अ, आपके पास इंटरनेट अब तो ख़ैर लगभग देश में फ्री हो ही गया है, मान लीजिए। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ प्रत्युष जी, लैपटॉप दे तो दिया आपने, लैपटॉप तो दिया था मेंबर पार्लियामेंट को, है ना? वो जी। तो उसने तो अपना लॉगिन भी दुबई वालों को दे दिया। तो लैपटॉप, वो जब आप मेंबर पार्लियामेंट की ये हालत है, तो आप हुँ। क्या उम्मीद करते हैं एक बेचारा जो बच्चा गाँव में पढ़ रहा है, वो उसका क्या करेगा? उसको मतलब सक्षम तो है नहीं वो अभी। मैं वहीं आ रहा हूँ कि लैपटॉप आपने दे दिया, पर आपने क्या उसे सिखाया? जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा है, वही चला आ रहा है। मुझे आप बताइए, आप तो जर्नलिज़्म से बिलॉन्ग करते हैं, तो इतने सालों से किताबें जो हम पढ़ते आ रहे हैं स्कूल, जो प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन है, वो कितनी चेंज हुई है देश में?
जी, बहुत कम चेंज हुई। सही कह जी, रहे हैं आप। तो हम अगर वही चीज़ जो मैं पहले कही थी कि आप जो चला रहा है उसको ही चलाएँगे तो आप विकास कैसे करेंगे? आपको ज़मीनी तौर पे कुछ न कुछ जो फाउंडेशन बोलते हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको एक नई विचारधारा के साथ में कि ये तो हो गया, यहाँ तक तो हम हैं, अब इसको आगे कैसे बढ़ाएँ? तो आपको मतलब गवर्नमेंट को या नीति आयोग को कुछ ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहिए जो कि एक्चुअली जो फलदायक हो। उस यूथ के लिए आपने लैपटॉप दे दिया, अब लैपटॉप दे दिया, वो क्या करेगा उस लैपटॉप के? क्या वो यूट्यूब पे वीडियो देखेगा? क्यों ना हम उनको कुछ ऐसा प्रोग्राम दें कि हम चलिए आईटी सेक्टर बहुत आगे बढ़ रहा है या तो हम उनको कुछ लैंग्वेजेस सिखाएँ हाई स्कूल लेवल पे, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, जो कि किसी न किसी प्रकार से हमारे आईटी डिवीज़न को सपोर्ट करें, आगे बढ़ के 5 साल, 10 साल बाद जब भी वो किसी कॉर्पोरेट को जॉइन करेंगे। या फिर इंडस्ट्री में देख लीजिए इतने सारे टूल्स आते हैं, जो इंजीनियर्स हम यूज़ करते हैं। मैं कई सारे जी, टूल्स बता सकता हूँ लेकिन अब आपके ऑडियंस इतना रिलेवेंट नहीं कर पाएगी इन टूल्स से। जी, बट ये ऐसी बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं कि ये सब देने से पहले बेटर है कि हम ट्रेनिंग दें उनको। जी। प्रॉपर तो ट्रेनिंग, गौरव जी, प्रॉपर एजुकेशन। आपसे अगला सवाल है कि अभी इन्होंने प्रत्युष जी ने बताया कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है बच्चों को। आपके तो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, आप बताइए कि क्या डिफरेंस आप इंडिया में स्कूलिंग है आपकी। आप बताइए क्या डिफरेंस है ट्रेनिंग में, बच्चों की स्कूलिंग में अमेरिका और इंडिया में? अब इंडिया में भी देखिए बहुत अच्छी स्कूलिंग है, कम से कम बड़े शहरों में तो उस तरह की सारी सुविधाएँ मौजूद हैं, जैसी यहाँ पे हैं। पर बेसिक ट्रेनिंग ऐसी क्या है कि अमेरिका के स्कूल से निकला हुआ एक बच्चा अपने आप को पूरे-पूरे देश और प्रांतों को सँभालने में सक्षम पाता है और मल्टीनेशनल कंपनीज़ को ऑपरेट करने में सक्षम पाता है और हमारे यहाँ वाला बेचारा नहीं पाता है अभी तक। तो क्या स्थिति है? तो इस सवाल के जवाब देने से पहले मैं एक सेकंड के लिए जो प्रत्युष जी ने कहा, उस पे वापस जाऊँगा कि अंग्रेज़ों के ज़माने से जो हमारी सिस्टम बना हुआ है वो, उसको अगर आप दूसरे ढंग से कहेंगे तो वो ये है कि जो एजुकेशन है, जो हमारा एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, उसमें लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है। प्रत्युष जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप लैपटॉप देने की बजाय उसको एजुकेशन में इन्वेस्ट कीजिए उस पैसे को। ताकि हम लॉन्ग टर्म एक वर्कफ़ोर्स खड़ी कर सकें, जो दुनिया में कम्पीट कर रही है। अब देखिए यहाँ पे इंडियन ओरिजिन का या इंडिया से पढ़ा हुआ कोई भी आदमी या इवन सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन इंडियन वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब कुछ बड़ा काम करता है, तो इंडिया के सारे अखबार उसको गागा करने से नहीं रुकते। उनको मतलब उनका बेसिक माइंडसेट यही रहता है कि किसी तरह इस अचीवमेंट को इंडिया से रिलेट कर लिया जाए। वो ये नहीं सोचते या इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करता कि वो बाहर जाके ही क्यों अचीवमेंट कर रहा है, इंडिया में क्यों नहीं अचीवमेंट कर रहा वो ये। जी, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड थी और अभी भी लिमिटेड है। अ, और हम बेसिकली आईआईटीज़ को अगर आप छोड़ दें या नेशनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस को अगर छोड़ दें, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बाकी एरियाज़ में हुई नहीं है। आप देखिए कोई भी क्रिएटिव फील्ड ले ले लीजिए, उसमें आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है पढ़ाई के मामले में। आप मार्केटिंग ले लीजिए, आप बिज़नेस ले लीजिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। वही गिने-चुने 5-6 बड़े बिज़नेस स्कूल्स हैं, उन्हीं को लेके हम शोर मचाते रहते हैं कि आईआईएम दुनिया का सबसे बेहतर है। अरे! दुनिया का सबसे बेहतर कहाँ है? अ, आप खुद ही उसको दुनिया का सबसे बेहतर बता रहे हैं, बाकी दुनिया तो मानती नहीं है उसको सबसे बेहतर। रही बात आईआईटीज़ की, वो भी अब वापसी के कगार पे जा रहे हैं, वो भी नीचे उतर रहे हैं। मतलब अभी एक आईआईटी का डीन है, उसका आप उसके वीडियोज़ देखिए। वो डीन तो आयुर्वेद की बात करता है और वो डीन तो पता नहीं क्या-क्या बातें कर रहे हैं जो कंप्लीटली अनसाइंटिफिक है। कहते हैं कि दिल जो है हमारा वो आत्मा से जुड़ा हुआ और ये है और वो है। अरे आप आईआईटी के डीन हैं, आपको ये बातें करने की ज़रूरत क्या है? आप मतलब आप साइंटिफिक बातें कीजिए ना। तो वो जो एजुकेशन का एक स्तर अभी था, मेरे को लगता है वो और कम होता जा रहा है। अब जहाँ तक आपके सवाल की बात है कि अमेरिका से पढ़ा हुआ बच्चा या किसी भी और देश से लगाइए आप पढ़ा हुआ बच्चा मतलब अमेरिका से भी क्यों कंपेयर करें, हम अपने चाइना से कंपेयर करते हैं, जो हमारे स्तर पे ही था कुछ साल पहले तक। अम
इंडिया में जो एजुकेशन है वो अभी भी 200 साल पुरानी बातें चल रही हैं कि रट्टा मार लो, याद कर लो, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एजुकेशन है। अभी मैं थोड़ा ऑनलाइन पढ़ रहा था क्योंकि मेरा बेटा अभी कॉलेजेस में अप्लाई करेगा, तो कुछ एग्जाम चल रहे हैं आजकल, तो उसमें ही यहाँ पे अब बात ये होती है कि एग्जाम सेंट्रिक चीजें नहीं होनी चाहिए। इवन जो 10-15% नंबर जो एग्जाम से आ रहे हैं, बाकी तो क्लास पार्टिसिपेशन से आते हैं, उस पे भी डिस्प्यूट चल रहा है। तो इंडिया में क्या है कि आप अगर 6 महीने का सेमेस्टर है, तो आप मैं तो खुद ही इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, मुझे पता है कि कैसे होता है कि बच्चा जो है, मोस्टली बच्चे जो हैं, वो लास्ट के 1-2 हफ्ते में पढ़ के एग्ज़ाम की तरफ फ़ोकस करके और निकल जाते हैं। यहाँ पे आप एग्ज़ाम के कोई मायने नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि लास्ट में 2 दिन में रट्टा मार के आप चले गए। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, आप कॉन्स्टेंटली क्लास में नहीं जा रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। तो वो जो एक फ़र्क है, वो इतना बड़ा फ़र्क है क्योंकि उसी को लेके, उस नॉलेज को लेके, उस क्रिएटिविटी को लेके, उस वर्क एथिक को लेके, यहाँ पे पिछले 25 साल में $6 ट्रिलियन कंपनीज़ क्रिएट हुई हैं। आप चाइना को देख लीजिए, चाइना में भी ट्रिलियन डॉलर्स कंपनीज़ क्रिएट हो रही हैं। इंडिया में अगर आप पुरानी रिलायंस-विलायंस को छोड़ दें, तो कुछ क्रिएट नहीं हुआ पिछले 25 सालों में। हम एक दुनिया के क्लर्क्स प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री बन गए हैं, जिसको मैं बैक ऑफिस वर्कर्स भी कहूँगा, आप जो भी कहिए। बेसिकली सारी दुनिया में हम उसी के लिए जाने-पहचाने जाते हैं कि कॉल सेंटर है, थोड़ा लो कॉस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं हम इस पॉइंट पे। तो हम जो जो एक्चुअली नई चीज़ें बनाने के लिए जो एजुकेशन सिस्टम चाहिए, वो उससे हम बहुत दूर हैं। जी। और जो थोड़ा बहुत है, उसको भी अब मतलब नकारा किया जा रहा तो एक आखिरी सवाल आप दोनों के लिए है। शॉर्ट है। में बताइए, हमारे पास समय थोड़ा कम है, कि आपको क्या लगता है ये जुमले जो हैं बड़े-बड़े राजनीतिकों द्वारा दिए जा रहे हैं, ये कहीं पहुँचाएँगे देश को? कोई मायना है इनका? मेरे प्रत्युष से जी आप पूछेंगे बताइए। तो इसका चल गया प्रत्युष जी आप बताइए। हाँ जी। जी, ये जो जुमले आप जिस बारे में पॉलिटिशियंस जो चला चिल्लाते रहते हैं, इनसे तो देश कहीं नहीं पहुँचेगा। मतलब इसमें तो मेरे ख्याल से गौर जी भी मेरे साथ में बिल्कुल सहमत करेंगे चलिए, और तो गौरव जी आप बताइए कि आपको क्या लगता है ये जो बड़े-बड़े दावे हैं कि हम ये हो गए और ये हो जाएँगे, इसका क्या मायना है? है कोई मायना? देखिए, दावे करने में तो किसी की जेब से कुछ नहीं जाता, दावा तो मैं भी कर सकता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूँ। अपने अपने मुँह से दावे करने में तो उसके लिए नहीं एफर्ट पर करनी नहीं, पड़ती नहीं है। गौरव जी देखो एक बात बताओ, मैंने ये सुना सारी बात आपकी सही है, हाँ। पर देखो चाँद पे तो पहुँच ही गए हम भी, चाहे उसमें 70 साल लग गए, 50 साल लग गए, पर पहुँच तो गए ही आखिर में, सवाल ये नहीं, है। नहीं, बिल्कुल पहुँच गए। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव है। जी, भारत कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा काम कर रहा है और मतलब वो इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड क्लास हैं। मतलब जो आपका स्पेस इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड क्लास है, आप हमारी आर्म्ड फोर्सेस देखिए वर्ल्ड क्लास हैं। जी, बहुत सारा बढ़िया काम इंडिया में हो रहा है, बट हम एक बिग पिक्चर लेके चल रहे हैं। हम इंडिविजुअल अचीवमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम बिग पिक्चर लेके चल रहे हैं कि अगर हमारा पूरा देश 4 कदम आगे जाता है, तो हम अगले ही साल या अगले 3 सालों में ये वादे कर के 3 कदम पीछे कैसे आ जाते हैं। जी, तो ये जो बिग पिक्चर है, वो ये है कि हमारा डेवलपमेंट एक सिस्टम से नहीं हो रहा, केओस से हो रहा है। हम 5 कदम अलग-अलग डायरेक्शंस में एक सिंगल डायरेक्शन में हम लोग नहीं चल रहे हैं। और चलिए, इसका एक मतलब एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारी हिस्ट्री इतनी बड़ी है। ठीक है? तो हमारी हिस्ट्री जब इतनी बड़ी है, इतनी लंबी हिस्ट्री है, तो जायज़-सी बात है कि हम कई बार सॉल्यूशंस ढूँढने के लिए पीछे देखते हैं। पर पीछे देख के गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। अगर हमें सामने जाना है, तो हमें सामने ही देखना पड़ेगा। हमें चलिए। बहुत सारी उन चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। इसी बात के साथ कि इतिहास के में सॉल्यूशंस ज़्यादा नहीं मिलेंगे आधुनिक युग में। आधुनिक युग में आधुनिक सॉल्यूशंस को ढूँढना पड़ेगा हमें बिल्कुल, और उसी के बल पे हम आगे बढ़ सकेंगे एज़ अ नेशन, ना कि ये खोखले जुमलों के आधार पे तो कुछ होगा नहीं। बिल्कुल। और चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके। सभी दर्शकों को मेरी एक से ओर से पुनः एक बार आग्रह है कि हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें प्लीज़। और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया।